हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों कि क्लास 10th में हम लोगों का लाइफ प्रोसेसेस का जो आपका चैप्टर नंबर 6 है जैव प्रक्रम, उसके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर रहे हैं हम। और इसी सीरीज में हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर्स में बच्चे अधिकतर कंफ्यूज रहते हैं, हम उनको दोबारा से रिवाइज करते हुए उस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। तो आज के सेशन में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर के, जो पिछले कुछ सेशंस में हमने किया है। तो उसी कड़ी में आपको इन क्वेश्चंस को भी आगे नोट करना है अपनी कॉपी में, और आंसर भी लिखना है और समझते हुए आंसर लिखना है, ताकि आपका जो क्वेश्चन आंसर है वो अच्छे से रिवाइज हो जाए। और उसके बाद आपका जो ये चैप्टर है जैव प्रक्रम वाला, ये 100% कंप्लीट तब माना जाएगा जब कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को भी कर पा रहे हैं। मैं समता शुक्ला, आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में साइंस की टीचर आप लोगों की हेल्प कर रही हूँ क्लास 10th के बायोलॉजी वाले पार्ट में। बच्चों, जैव प्रक्रम जो चैप्टर है उसके कुछ क्वेश्चंस हमने पिछले कुछ सेशंस में किए हैं। हम आगे बढ़ेंगे, ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब्स आर्टरीज, यानी कि आर्टरीज के बारे में, धमनी के बारे में जो सही कथन है उसका चुनाव करना है। ऑप्शन नंबर ए है, दे हैव थिक इलास्टिक वॉल्स, blood flows under high pressure, collect blood from different organs and bring it back to the heart. Option number B is, they have thin walls with valve inside, blood flows under low pressure and carry blood away from the heart to various organs of the body. Option number C है, they have thick elastic walls, blood flows under low pressure, carry blood from the heart to various organs of the body. और ऑप्शन नंबर डी है, they have thick elastic walls with valves inside, blood flows under high blood pressure and carry blood away from the heart to different parts of the body. पहला सेंटेंस क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि वो ऐसी नलिकाओं के बारे में बात कर रहा है कि जिनकी थिक यानी कि मोटी और इलास्टिक वॉल्स होती हैं। ब्लड उसमें हाई प्रेशर के मतलब उसमें जो ब्लड बहता है, जो रुधिर का फ्लो होता है, ब्लड फ्लो होता है, जो उसमें दबाव बहुत ज्यादा होता है, बहुत तेजी से फास्ट स्पीड में बहता है, प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, वो विभिन्न अंगों से हमारे शरीर के ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट तक पहुंचाने का काम करता है ना। तो हम पहले इस लाइन पे आपको ध्यान से सोचना है कि एक्चुअल में ये लाइन क्या कह रही है। ये लाइन आपको ये कह रही है कि गलत और सही का अंदाजा हम कैसे लगाएंगे। ये लाइन कह रही है, देखिए आर्टरीज का सबसे पहले अपने दिमाग में बैठा लेंगे कि आर्टरीज का क्या काम होता है। आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, बिल्कुल अच्छे से ये बात आपके माइंड में हो गई कि हाँ आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, यानी कि शुद्ध रक्त उसमें बहता है। अब शुद्ध रक्त जो है वो सारे शरीर से ले आके हमारे हार्ट तक नहीं पहुंचाया जाता, बल्कि अगर ध्यान से सोचेंगे आप हार्ट की क्रियाविधि को, तो हमारे हार्ट में जो ब्लड है हमारा वो शुद्ध किया जाता है ना। हार्ट में ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेट किया जाता है, तो अशुद्ध रक्त हार्ट तक पहुंचाया जाता है वेन्स के द्वारा। और यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट, तो पहला वाला ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। सभी बच्चे अपने आप से इसमें देखेंगे, अंदाजा लगाएंगे, और उसके बाद जब मैं आंसर बताऊंगी तो सभी बच्चे अपने आंसर को उससे मैच भी करेंगे, तो देखेंगे कि आपका किस हद तक क्वेश्चन रेडी है। ऑप्शन नंबर बी, मैं पूरा क्वेश्चन समझा दूंगी, उसके बाद आपको आंसर पे टिक करना है। दे हैव थिन वॉल्स विद वॉल्व्स इनसाइड, उसकी पतली पतली दीवारें होती हैं और उसके अंदर वॉल्व्स होते हैं। ब्लड फ्लोज अंडर लो प्रेशर एंड कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। इसमें बच्चों आधा सेंटेंस तो सही है और आधा सेंटेंस है गलत। थिन वॉल्स नहीं होती आर्टरीज की,
और उसके अंदर आर्टरीज के अंदर वॉल्स नहीं होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है, दे हैव थिक इलास्टिक वॉल्स, ये सही है। ब्लड फ्लोज अंडर लो प्रेशर, यहाँ पे फिर से ये सेंटेंस गलत हो गया। आर्टरीज में बहुत हाई प्रेशर के साथ ब्लड बहता है। कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि उनकी थिक इलास्टिक वॉल्स होती हैं और उसके अंदर वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। अब यहीं भी ये सेंटेंस फिर से गलत हो गया। ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर, ये सही है। एंड कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब इसमें भी एक पॉइंट, केवल एक पॉइंट गलत है ना। कहाँ पे गलत है? यहाँ पे। अब इसका आंसर कौन सा होगा? पहले सभी बच्चे ए बी सी डी को ध्यान से पढ़ के इस पर अपने आप से आप टिक लगाएंगे, अपने आप से आप निशान लगाइए, टिक लगाइए, अंदाजा लगाइए कि कौन सा सही है। उसके बाद हम आपको सही आंसर भी बता देंगे और उसके बारे में चर्चा भी हम कर लेंगे। पहले इसमें हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि क्या सही है। सॉल्यूशन क्या है बच्चों? आंसर है आपका डी। अब ए बी और सी में कहां कहां पे पॉइंट जो है वो आपका कथन कहां कहां पे गलत आ रहा है, ये आपको देखना है। ए में दे हैव थिक इलास्टिक वॉल्स, ब्लड फ्लो अंडर हाई प्रेशर, कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट। ये वाला जो लाइन है यहां से यहां तक, इसके कारण ये गलत है, ठीक है। बी में दे हैव थिन वॉल्स, ये गलत है। इतना वाला पार्ट जो है इनके कारण ये गलत हो गया। सी है दे हैव थिक इलास्टिक वॉल्स, ब्लड फ्लो अंडर लो प्रेशर। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है ये गलत है और ये वाला पार्ट भी गलत है, ये वाला पार्ट भी गलत है, तो सी भी गलत हो गया। डी है सही, दे हैव थिक इलास्टिक वॉल्स, मोटी दीवारें होती हैं धमनियों की, विदाउट वॉल्व्स इनसाइड, जिसके अंदर कोई वॉल्व नहीं प्रेजेंट होता है, ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर, खून बहुत तेज दबाव के साथ उसमें फ्लो करता है, एंड कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, यानी ब्लड को हार्ट से दूर ले जाने का काम करती हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक पहुंचाने का काम करती हैं। और हार्ट से जो ब्लड दूर ले जाया जाता है वो ब्लड आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है या शुद्ध रक्त होता है। तो आप आंसर अब सभी बच्चे नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दे हैव थिक इलास्टिक वॉल्स, without valves inside, blood flows under high pressure and carry blood away from the heart to different parts of the body. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आई थिंक सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा। जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आपको उसको नोट करना है, अच्छी तरह से पढ़ना है, समझना है और उसके बाद उस पर टिक लगा लेना है। और उसके बाद जब आंसर आप देखेंगे मेरे समझाने के बाद, तो आपको मैच करना है उससे कि क्या जो आपने निशान लगाया है वो अपने आप से आपके दिमाग में जो आया था क्या वो सही था या सही नहीं था। अगर हर क्वेश्चन पे आपका गलत ऑप्शन पे आप टिक कर रहे होंगे तो इसका मतलब आपको और ज्यादा दोबारा से पढ़ने की जरूरत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनीज आर कॉल्ड, ये आपका एक्सक्रीशन से संबंधित प्रश्न आ गया। यूरेटर, यूरेथ्रा, न्यूरॉन्स और नेफ्रॉन्स, चार ऑप्शंस दिए गए हैं, यूरेटर, यूरेथ्रा, न्यूरॉन्स और नेफ्रॉन्स। अब इसको आपको इसका आंसर लिखना है कि फिल्ट्रेशन यूनिट्स किडनीज की जो है वो कौन सी होती है। तो आंसर इसमें क्या है? नेफ्रॉन्स। आंसर इसमें क्या है बच्चों? नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स इज कॉल्ड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज। आप जब किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो उसमें आपने देखा था बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं। इट हेल्प्स इन, यानी बहुत सारी पतली पतली नलिकाओं की वो होती है, जाल टाइप का। इट हेल्प्स इन रिमूविंग द वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड एक्सेस सब्सटेंसेस फ्रॉम आवर बॉडी,
ये नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस को हमारे शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। ये प्रश्न सभी बच्चे और इसका आंसर भी नोट करेंगे। प्रश्न संख्या 20 और इसका उत्तर दोनों सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम, जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के दौरान बनती है वो कहाँ से आती है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वो वाटर से मिलती है या क्लोरोफिल से मिलती है या कार्बन डाइऑक्साइड से मिलती है या ग्लूकोज से मिलती है। आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, वाटर, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज। इन चारों में से किस से ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस में निकलती है वो किसके ब्रेकडाउन से मिलती है या किससे हमें मिलती है। ऑप्शंस आपने देखे, वाटर यानी कि पानी से, क्लोरोफिल से, हरित लवक से, कार्बन डाइऑक्साइड से या ग्लूकोज से। सभी बच्चे अपनी तरफ से निशान लगाएंगे, पहले अच्छे से पढ़ेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, निशान लगाएंगे और उसके बाद जो आंसर मैं बताऊंगी उससे अपने क्वेश्चन के आंसर, अपने द्वारा लगाए गए निशान को मैच करके ये खुद से डिसाइड कर लेंगे कि आपका कॉन्सेप्ट किस हद तक क्लियर हो गया है। इसीलिए जब मैं चैप्टर को पढ़ाती हूँ तो बहुत ब्रीफ में पढ़ाती हूँ, ताकि ये जो हिडन क्वेश्चंस आपके सिलेबस के अंदर के होते हैं, जो केवल एग्जाम में आते हैं, बच्चों को लगता है कि ये पॉइंट तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं था, ये एग्जाम में कैसे आ गया। ऑक्सीजन जो आपको मिलती है फोटोसिंथेसिस के दौरान वो किससे मिलती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें आप सोच करके निशान लगाएंगे और क्वेश्चन को नोट भी करेंगे। आंसर क्या है बच्चों? वाटर। जो पानी के अणु होते हैं उनके ब्रेक डाउन से ऑक्सीजन निकलती है फोटोसिंथेसिस के दौरान। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के दौरान आंसर क्या है? वाटर, यानी कि ये वाला आंसर सही है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान वाटर मॉलिक्यूल्स स्प्लिट टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो उस दौरान जो पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, पानी के जो अणु होते हैं वो टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग अलग उसमें हो जाता है। ऑक्सीजन इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ प्लांट्स एंड हाइड्रोजन इज यूज्ड टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये बहुत ब्रीफ में, अभी केवल आप एमसीक्यूज में जान लेंगे कि जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान आपका वो ऑक्सीजन रिलीज होती है, उसके पीछे की जो प्रोसेस है वो ये है कि जल के अणुओं का विखंडन होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान। ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है और हाइड्रोजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करवाने के लिए खर्च हो जाती है। अब ये आपका क्लास 10th का टॉपिक है बच्चों। जब हम क्लास 11th में जो भी बच्चे बायो लेंगे, जब उसमें हम प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस को पढ़ेंगे तो पूरा एक आपको स्टेप में ही, मतलब स्प्लिटिंग ऑफ H2O, पानी के अणुओं का विखंडन, वो पूरी की पूरी प्रक्रिया आपको क्लियर तौर पे पढ़ने को मिलेगी। क्वेश्चन के रूप में आप इसको नोट करेंगे और इसका आंसर जो है एक्सप्लेनेशन, अपनी व्याख्या भी आप साथ में लिख लेंगे, ताकि आपको क्वेश्चन का उत्तर जो है कंफ्यूजन में ना रहे। आई थिंक आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा और आशा करती हूँ कि आप क्वेश्चंस को नोट कर रहे होंगे, उसके आंसर को नोट कर रहे होंगे और उसके एक्सप्लेनेशन को भी आप अपनी कॉपी में नोट कर रहे होंगे। ये जो मेरे द्वारा क्वेश्चन आंसर्स कराए जा रहे हैं, ये अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, ये यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट माना जाएगा। जब मैं प्रश्न दिखाती हूँ, अगर प्रश्न का उत्तर आप कर पाने में सक्षम हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका कॉन्सेप्ट पूरा
क्लियर है। आई थिंक आपने ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया होगा बच्चों। अब हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द ब्लड लीविंग द टिश्यू बिकम्स रिचर इन। जो ब्लड टिश्यूज को छोड़ रहा होता है वो किस चीज में रिच होता है? ब्लड जो टिश्यूज को छोड़ रहा होता है वो किस चीज में रिच होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन। इन चारों पदार्थों के बारे में आपको पता है कि हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पे होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या यूज होता है इनका। तो अब क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हैं। अपने आप सभी बच्चे निशान लगाएंगे पेंसिल से और उसके बाद आंसर से उसको मैच करेंगे। ऑप्शंस आपको दिए गए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन। आंसर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा था? द ब्लड लीविंग द टिश्यू बिकम्स रिचर इन, यानी जो ब्लड टिश्यूज को छोड़ करके हार्ट तक जा रहा होता है वो कैसा होता है? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी हुई होती है। तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। Because of respiration, carbon dioxide gets accumulated in tissues. Hence, blood leaving the tissues becomes richer in carbon dioxide. आंसर कौन सा है? ये आंसर आपका सही है। सभी बच्चे प्रश्न और इसका उत्तर दोनों अपनी कॉपी में नोट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, द फिल्ट्रेशन यूनिट्स ऑफ किडनीज आर कॉल्ड। ये तो हम कर चुके हैं प्रश्न। क्वेश्चन हम कर चुके हैं बच्चों, इसमें आंसर आपका नेफ्रॉन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसका आंसर आपका ए है। ये भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं, रिपीट हो गया स्लाइड्स में। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वाटर मॉलिक्यूल्स स्प्लिट्स टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आयंस। ऑक्सीजन इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ plants and hydrogen is used to reduce carbon dioxide to produce carbohydrates. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यानी इन सारे जो आपको नीचे कथन दिखाई पड़ रहे हैं इसमें से गलत कौन सा है, यानी कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। सही कथन के चुनाव आपको नहीं करना है, आपको गलत कथन का चुनाव करना है। यानी जो सेंटेंस आपको गलत लगता है उस पर आपको सही का निशान लगाना है। ऑप्शन नंबर ए है, ऑर्गेनिजम्स ग्रो विद टाइम। जीव जो हैं वो समय के साथ वृद्धि करते हैं। ऑप्शन नंबर बी है, ऑर्गेनिजम्स मस्ट रिपेयर एंड मेंटेन देयर स्ट्रक्चर। ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपने टूट फूट की मरम्मत करते हैं और अपने स्ट्रक्चर को, संरचना को मेंटेन करते हैं। ऑप्शन नंबर सी है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स डज नॉट टेक प्लेस अमंग सेल्स। यानी मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट जो है वो सेल्स के अंदर नहीं पाया जाता है। और ऑप्शन नंबर डी है, एनर्जी इज इसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेसेस।
यानी कि जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा का होना आवश्यक है। 4 सेंटेंस में से आपको हर सेंटेंस सही लग रहा होगा, क्योंकि जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो जो भी लिखा होता है सामने ऐसे लगता है कि ये सही ही लिखा है, लेकिन जिन बच्चों ने बहुत ध्यान से पढ़ा हुआ होता है वो उसमें से पकड़ पाते हैं कि कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा सेंटेंस गलत है। तो ध्यान से सेंटेंस को पढ़ेंगे और उसके बाद चूज करेंगे कि इसमें से कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट है, यानी कि कौन सा सेंटेंस इसमें गलत है। ऑप्शन नंबर ए पर ध्यान देंगे, जीव समय के साथ वृद्धि करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ऑर्गेनिजम्स जो है वो अपना स्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं और जरूर उनके अंदर मरम्मत होती है। ऑप्शन नंबर सी है, सेल्स के अंदर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट नहीं होता है और एनर्जी जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक है। इसमें से आप सभी बच्चे अपनी तरफ से निशान लगाएंगे, पेंसिल से लगाएंगे क्योंकि आप गलत निशान भी लगा सकते हैं। तो आंसर जब आप लिखेंगे तो आप उसको करेक्ट आंसर भी करेंगे और उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगी। पहले चारों लाइनों के बारे में ठीक तौर से आप विचार करके अपनी तरफ से आप टिक लगाएंगे, लेकिन ये काम आपको पेंसिल से करना है ताकि अगर गलत हो जाए तो आपको इरेज करके सही पर आप निशान लगा सके। आंसर क्या है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स डज नॉट टेक प्लेस अमंग सेल्स। ये लाइन जो है ये क्या है? गलत है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है। तो आंसर कौन सा है? ये ऑप्शन नंबर सी, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स डज नॉट टेक प्लेस अमंग सेल्स। आप सभी को पता है कि कोशिकाओं के अंदर जो मूवमेंट है वो होता है ना? तो ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इज अ वाइटल प्रोसेस। आप सभी को पता है कि मूवमेंट मॉलिक्यूल्स का होता है। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सेल्स take place in active and passive modes such as diffusion, osmosis and आप सभी को पता है कि हमारी जो कोशिका होती है, हमने 9th क्लास में 8th क्लास में दोनों क्लासेस में लगातार कोशिका का चैप्टर था, उसको अच्छी तरह से पढ़ा होगा। तो उसमें आपको पता है कि कोशिका में ही ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन की प्रक्रिया होती है। तो इसलिए मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो कोशिका में होता है, लेकिन प्रश्न में बोला गया है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स डज नॉट टेक प्लेस अमंग सेल्स, यानी कि ये वाला सेंटेंस गलत है और इसीलिए ये वाला ऑप्शन सही है। इसको सभी बच्चे नोट करेंगे अपनी कॉपी में। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, the internal cellular energy reserve in autotrophs is, जो कोशिकीय ऊर्जा स्वपोषियों में रिजर्व होती है वो किस रूप में होती है ये पूछा जा रहा है। ग्लाइकोजन, प्रोटीन, स्टार्च एंड फैटी एसिड्स। कोशिकीय ऊर्जा जो स्वपोषियों में रिजर्व होती है, यानी कि स्वपोषियों में जो कोशिकाओं के अंदर ऊर्जा रिजर्व होती है वो किस रूप में होती है? ग्लाइकोजन, प्रोटीन, स्टार्च एंड फैटी एसिड्स। अपनी तरफ से सभी बच्चे निशान लगाएंगे और उसके बाद आप आंसर से उसको मैच करेंगे। आंसर क्या है? स्टार्च। कोशिकाओं में स्वपोषियों में जो ऊर्जा है वो स्टार्च के रूप में मौजूद होती है ना? तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर हो गया। ग्लाइकोजन इज द स्टोर्ड एनर्जी इन एनिमल्स। जंतुओं की यदि हम बात करें तो ग्लाइकोजन जो है वो जंतुओं के केस में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होती है और प्लांट्स स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो
क्वेश्चन का आंसर स्टार्च कैसे है सही, क्योंकि ये पूछा जा रहा है कि ऑटोट्रॉफ्स में एनर्जी किस रूप में रिजर्व होती है। तो ऑटोट्रॉफ्स का मतलब प्लांट्स की बात की जा रही है, तो उसमें एनर्जी स्टार्च के रूप में रिजर्व होती है। यदि इसी जगह पे केवल इस ऑटोट्रॉफ्स की जगह पे आपका एनिमल्स लिखा हुआ होता तो आंसर शुड बी ए, तब आंसर ए होता। एक ही क्वेश्चन के साथ आप दो क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यार जैसे आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि इंटरनल या सेलुलर एनर्जी रिजर्व इन ऑटोट्रॉफ्स इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, अगर ये क्वेश्चन में सेंटेंस में होता द इंटरनल और सेलुलर एनर्जी रिजर्व इन एनिमल्स इज इन द फॉर्म ऑफ, आंसर होता आपका ग्लाइकोजन। तो क्वेश्चन और आंसर सभी बच्चे नोट कर लेंगे। साइड हो जाती हूँ मैं हल्का सा, आप अपना क्वेश्चन आंसर अच्छी तरह से नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज द समरी ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो हमने इक्वेशन एक सीखी थी, एक समीकरण देखा था, इन चारों समीकरण में से कौन सा समरी आपको दिखा रहा है प्रकाश संश्लेषण का। बहुत ध्यान से इसको समझेंगे, उसके बाद ही आप निशान लगाएंगे। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स प्लस 12H2O यानी कि जल के 12 अणु मिल करके रिएक्शन करते हैं और C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज बनाते हैं, प्लस 6O2 6 ऑक्सीजन के अणुओं को रिलीज करते हैं और 6 हाइड्रोजन H2O यानी कि 6 जल के अणुओं को भी रिलीज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु और H2O यानी जल का अणु प्लस सनलाइट, ये तीनों मिलकर के C6H12O6 प्लस O2 प्लस 6H2O का निर्माण करते हैं। तीसरा ऑप्शन है 6CO2 प्लस 12H2O प्लस क्लोरोफिल प्लस सनलाइट, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। और ऑप्शन नंबर डी है 6CO2 प्लस 12H2O प्लस क्लोरोफिल प्लस सनलाइट, और रिजल्ट में क्या मिल रहा है C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज प्लस 6CO2 प्लस 6H2O। अब इन चारों में से कौन सा सही ऑप्शन है, बहुत सोच विचार के लगाना है, क्योंकि जब इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो हमेशा ही बच्चे जानने के बावजूद भी कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जल जो जमीन से खींचता है पौधा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उसके अंदर जल के अणुओं के साथ रिएक्ट करके ग्लूकोज का निर्माण करता है, जो पौधों में स्टार्च के रूप में, मंड के रूप में, कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में वो स्टोर कर लिया जाता है, और कुछ मात्रा में जल रिलीज भी होता है। लेकिन आपका ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे CO2 रिलीज हो रहा है बच्चों, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ रिलीज होता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। ऑप्शन नंबर डी गलत है। इसी तरह से गलत ऑप्शंस को आप हटा देंगे और सही ऑप्शन पे टिक का निशान लगाएंगे। आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ये वाला सही आंसर है। ये वाली लाइन पे ध्यान से देखेंगे तो जो आप प्रकाश संश्लेषण के लिए लाइन यूज करते हैं वो इस पर ठीक बैठती है। 6CO2 plus 12H2O plus chlorophyll in the presence of sunlight, रिजल्ट क्या होता है C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O, है ना। ऑप्शन ए जो है वो फैक्टर्स ही नहीं शो कर रहा है जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग। बी जो है वो बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है, और डी जो है वो गलत है क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में आपको ये CO2 दिखाई पड़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो एकदम सही आंसर है। इस आंसर को और इस क्वेश्चन को सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। आज की क्लास में आपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नोट किया बच्चों, आंसर्स को नोट किया। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा।
और आप सभी ने इसको अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा। अगले सेशन में हम कुछ और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स जितने भी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।